बच्चों आगे चलें, आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण समझ में आ गया एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए हम लोग बच्चों चलते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बनाएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना अगली हेडिंग बनाएंगे। ये देखिए अवतल समझ में आ गया बच्चों सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं है अवतल में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग इतना टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, सब खत्म हो गया, बस उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बचा है। फिर हम लोग चिन्ह परिपाटी, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी 2-2.5-3 घंटे हुए हैं, 2.5 घंटे तक लमसम हुए हैं, 3 घंटे लगभग होने वाले हैं। हाँ तो 3 घंटे होने वाले, अभी हम लोगों को 9 घंटे चलना है। 9 घंटे के बाद फिर आपका सेलिब्रेशन किया जाएगा, फिर इसके बाद फिर केक को कटेगा, फिर हम लोग फिर इसको ऑफ करेंगे। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। आइए सबसे पहला कंडीशन देखते हैं, इसमें बस 2 ही कंडीशन है। पहला वाला जब वस्तु अनंत पर हो। पहला कंडीशन क्या है बच्चों, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका फिगर सर कैसा बनेगा, आइए दिखाते हैं इसका फिगर बना के। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये ऐसे उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में सर अंदर पालिश होता है, उसका परावर्तन कहाँ से होता है, बाहर से होता है। तो अब देखिएगा ये ऐसे होगा, यहाँ क्या होगा, पी होगा पी ना। अभी हम लोग बताए थे, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण यहाँ से परावर्तन के पश्चात पुनः ऐसे लौट जाती है। अब ये क्या हो जाएगा, ये किरण कहाँ हो जाएगी, ये किरण आपका आती हुई ऐसे प्रतीत होगी। यस, पुनः मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी और जाने के बाद ये देखिए दिखाते हैं, ये फिर ऐसे लौट जाएगी, ये जहाँ ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ फोकस एफ, यहाँ वक्रता केंद्र सी। सही है, दूसरे कलर से इसको दिखा देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, लेकिन यहाँ बोलेंगे जाती हुई प्रतीत होती है। ये ऐसे बच्चों जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। ये देखिएगा फिर यहाँ से ऐसे, और फिर ये क्या होगा, ऐसे निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये दोनों किरणें जहाँ एक दूसरे पर मिलेंगी वहीं उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु कहाँ रखी होगी, अनंत पे रखी होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर ही तो बनेगा। अवतल दर्पण में ही समझ चुके हैं, तो इसको पूरा एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे। चले बोलेंगे, जब वस्तु कहाँ रखी हो, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब फोकस पर। सर प्रकृति बता दीजिए, प्रकृति बच्चों इसका हो जाएगा आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, ये इसकी प्रकृति हो जाएगी, आभासी और सीधा। छोटा की बड़ा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। आभासी, सीधा और छोटा, आया समझ में ना। छोटा हो जाएगा, आभासी, सीधा तथा और कहाँ बनता है, फोकस पर। छोटा, बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, क्योंकि अनंत फोकस पे बन रहा है ना, अनंत पे रखी है। तो जब अनंत पे रखी होती है, जैसे अवतल में बना था बिंदु आकार का बहुत छोटा, वही बहुत छोटा। और फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ये हो गया। प्रकृति इसका आभासी, सीधा, अत्यधिक छोटा, फोकस पर बनेगा। तो पहला कंडीशन समझ गए ना। अवतल दर्पण का फिगर बना लीजिएगा, किसी उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल नहीं यार, बार बार अवतल की याद आ रही, उत्तल दर्पण है ये। उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहाँ रखी, अनंत पे रखी होगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। फिर से वही मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। आभासी, सीधा, अत्यधिक छोटा तथा फोकस पे। क्लियर है इतना। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। अब देखिएगा बच्चों, ये वस्तु आपका ना अनंत और ध्रुव के बीच में रखी होगी। आइएगा आप मिटा के बनाइएगा, चले हम भी मिटा ही देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब वस्तु, दूसरी कंडीशन में, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, या हेडिंग डालते हैं, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव का अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हो, ध्रुव के बीच रखी
हो, ये हो जाएगा। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हो। बनाए फिगर, देखिएगा फिगर इसका बनेगा, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच, ध्रुव यहाँ हो जाएगा, अनंत यहाँ होगा, वस्तु कहाँ रखी जाएगी बच्चों, वस्तु यहाँ रखी जाएगी, ध्रुव तथा अनंत के बीच में। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। चली गई सर। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी बच्चों, दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ तक तो ऐसे जाएगी, यहाँ के बाद डॉट 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 डॉट, वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई। ये दोनों किरणें जहाँ पर काटेंगे वहीं इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसको ओ डैश नाम दे देंगे तो इसको क्या नाम देंगे, आई डैश बनेगा। कुछ आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, बहुत आसान से चीज़ें चल रही हैं। देखिएगा, तो जब वस्तु कहाँ रखी होगी, जब वस्तु आपका अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी होगी, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। जाती है नहीं, जाती तो है, लेकिन ये उत्तल दर्पण इसलिए प्रतीत हो रही है कि पीछे आ रहा है। तथा दूसरी किरण, इसका हम नाम ओ डैश भी दे सकते हैं, इसका नाम ओ डैश भी दे सकते हैं। तथा दूसरी किरण ओ डैश भी वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है तथा परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसका प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा जैसे बना था, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। प्रकृति बहुत जरूरी है, बाकी चीजें तो बहुत आसान है। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा, दिख रहा है ना। ये देखिए, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा सा है, वस्तु से छोटा ही तो बन रहा है। आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। चलिए, कुछ समझ में आ रहा है ना। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। सुनिएगा ध्यान से, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसलिए अब आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है बच्चों, थकना नहीं है, सिर्फ एकदम चलते चलना है मेरे साथ। मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ। ये आप 12 घंटे की महामैराथन जो कर रहे हैं ना, सब खत्म हो जाएगा। फिजिक्स हम लोगों का पूरा एंड हो जाएगा, बहुत इत्मीनान हो जाएगा, पूरा कंप्लीट कर देंगे। आइए, हम लोग पूरा साइंस को पढ़ने चल रहे हैं। ये आपका इतना चीज़ें समझ में आ गई होगी, उत्तल दर्पण निपट गया, खत्म हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं चिन्ह परिपाटी की तरफ। लेकिन हम चाहते हैं बच्चों एक बार पहले पूरा इसका रिवीजन कर देते हैं। देखिए, जितना पढ़ेंगे कायदे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे ना उतने से किसी को भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आइए हम लोग पूरा एक बार देख लेते हैं, पूरा एक सारणी बनाते हैं। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए आप मेरे साथ लिखेंगे, वस्तु की स्थिति, यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार, साइज, ये आकार, प्रकृति, ये सब यही हो जाएगा। ये हो जाएगा आकार, प्रतिबिंब। अब देखिए आकार प्रकृति में क्या हो जाएगा। अब वस्तु की स्थिति में अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं बच्चों पहले हम लोग, फिर उत्तल में तो 2 ही था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु, ये ब लिखा हुआ बच्चों, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ होगा सर, प्रतिबिंब तो फोकस पर होगा, आपने बताया था, सही बताया था, आपने सही पढ़ा है। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, फोकस पे, एकदम अंतिम में बताए थे। और उसका आकार कैसा होगा, वास्तविक, और बच्चों उल्टा, और सर आपने बताया था बहुत छोटा, क्योंकि आपका वस्तु बहुत दूर रखी है तो प्रतिबिंब भी तो बहुत दूर बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा। तो वास्तविक, उल्टा तथा बहुत छोटा, बहुत छोटा, इसका मतलब बिंदु आकार। कैसा, बिंदु आकार, बहुत छोटा को हम लोग बिंदु आकार बोलते हैं। ये है, आ गया पहला। दूसरा, पूरा एक लाइन में आपको लिखवा रहे हैं। दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो,
बीच में हो तो कहाँ बनेगा? अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बनेगा सर? ऐसा ही बनेगा। कैसा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। दिख रहा है यहाँ तक ना बच्चों? बताइएगा। तथा वस्तु से छोटा। 2 खत्म, 4 और हैं। तीसरा नंबर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो कहाँ बनेगा? तो इस कंडीशन में वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक तो सर बनेगा क्योंकि अवतल दर्पण है उसके सामने रखा है। उल्टा भी सर बनेगा लेकिन यहाँ छोटा नहीं बनेगा, यहाँ वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा? वस्तु के बराबर। ये सब बता चुके हैं बच्चों पीछे बहुत अच्छे से, नहीं देखे तो आज जाके देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से बताए हैं। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताया गया है। अभी थोड़ा सा वीडियो पीछे करिए, समझ में आ जाएगा। हम लोग एकदम शुरू से चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो आप पहले शुरू से देखिए। हर किसी बच्चे को शुरू से अंतिम तक पूरा वीडियो मजा तभी आएगा जब तक आप पूरा को नहीं देख पाएंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। एक बार बच्चों आप पूरा देखिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। आपको साइंस एकदम खत्म हो जाएगा, साइंस में दिक्कत नहीं होने वाली है, इसीलिए आपको इतना आराम से पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो हम भी चाहते सब खत्म हो जाता है। अब अगला नंबर, चौथा नंबर, वक्रता केंद्र सी तथा एफ, वस्तु कहाँ रखी गई है? सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में जब वस्तु रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत तथा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत तथा सी के बीच। सी मतलब बच्चों वक्रता केंद्र है तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बनेगा? वास्तविक तो सर बनेगा, सिंपल सी बात है। उल्टा तो बनेगा लेकिन वस्तु के बराबर नहीं, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। ये की पॉइंट बच्चों आपको जरूर ध्यान रखना है जो हम लिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर 5वां, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, एफ पर रखी हो, जब वस्तु एफ पर रखी हो, तो जब वस्तु एफ पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब अनंत पर बनेगा। उल्टा हो गया ना? देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर। अब जब वस्तु फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ? इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा सर। उल्टा भी तो बनेगा, उल्टा भी बनेगा लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ये सही। यहाँ तक एक कंडीशन बच्चों और है, लास्ट वाली बस। जब वस्तु एफ तथा पी के बीच हो, पी मतलब ध्रुव, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब अनंत के बाद तो कुछ है नहीं, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर का मार्कर कहाँ गया? ये ब्लैक कलर नहीं मिल रहा है यार, ब्लैक कलर नहीं है, पता नहीं। देखिए ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, एफ तथा पी के बीच में तो दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ना 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 ना, गलत कर देंगे बच्चों। अब ये कंडीशन बदल जाएगी, अब इसीलिए अलग कलर से लिखते हैं, आभासी बनेगा। कैसा? आभासी। उल्टा, सीधा उल्टा ना बनेगा। और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। देखिए सही है। उत्तल दर्पण के लिए बच्चों प्रत्येक स्थिति में वही बनता है, जब वस्तु एक बार अनंत पे रखी होती है, एक बार अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और एक बार उसका प्रतिबिंब उसके थोड़ा सा फोकस और ध्रुव के, इसके ध्रुव के बीच में बनता है। हमेशा क्या बनता है? 2 ही स्थिति होती है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी जान लीजिए, आभासी सीधा वस्तु से छोटा वही बनता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। हम लोग अपने मेन टॉपिक चलते, ये आप समझ लीजिए एक बार, बहुत महत्वपूर्ण था बच्चों, ये आपको एक बार में पूरा देख लीजिए।
जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। हम लोग पीछे अच्छे से एकदम पढ़ चुके हैं। एक बार हम चाहते हैं आपको फिगर बना के बच्चों फिर से लास्ट बता देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत समस्या होती है, बहुत परेशान रहते हैं। सर किरण आरेख तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे कैसे लोग बताते हैं। ये देखिए कितना आसान, एकदम सब कुछ याद हो गया। अब इससे ज़्यादा आसान बताइए क्या हो सकता है। तो जब पहला क्या बताएं हम लोग, जब पहला हमारा वस्तु कहाँ रखा था, अनंत पे रखा था, तो प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बन रहा था, एफ हो गया, सी हो गया, पी हो गया, तो प्रतिबिंब आपका फोकस पे बन रहा था। जब हमारा वस्तु कहाँ गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ आया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब हमारा वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ आया, वक्रता केंद्र पर। और जब ये कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, तो ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और जब वस्तु यहाँ रख गया तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पर। लास्ट वाले जब वस्तु यहाँ रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बन जाएगा। ये हो गया बच्चों, यही तो था, यही सब तो लिखा हुआ है, देख लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बच्चों। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगला टॉपिक पे। इसको जल्दी से आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। छठवां बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। चलिएगा, दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी हो गया। आइए आगे चलते हैं, चलिए मेरे साथ हेडिंग डालेंगे, दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। अब आ गया। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छे समझना है। जो बच्चा इसको समझ गया, जो विद्यार्थी मेरा इसको समझ गया, न्यूमेरिकल तो एकदम उसको लगेगा कि यार इतना आसान न्यूमेरिकल होते हैं। अब यहाँ से न्यूमेरिकल की बात आई है, थ्योरी पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। परावर्तन आपका खत्म, रिफ्लेक्शन खत्म, कुछ भी नहीं बचा, बस उपयोग थोड़ा सा बचा है बस, और सब चीज़ें खत्म हो गई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, चिन्ह परिपाटी। हेडिंग डालेंगे दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। हेडिंग डालेंगे दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी बहुत अच्छे समझाने वाले हैं बच्चों, यहाँ आपकी क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। अब इसके बाद आपका न्यूमेरिकल का पूरा झंझट खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल इससे बाहर नहीं आएगा। बस एक बार पानी पी लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, शुरू करते हैं। ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। सर दिख तो अवतल रहा है, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया सर, ये तो आपने बताया था फी है, ये क्या बताया था आपने सर, एफ है, ये क्या बताया था आपने, सी है, बिल्कुल बताए थे। तो बच्चों एक चीज़ हम और बताए थे, क्या बताए थे सर, कि यहाँ वस्तु रखी रहती है। ठीक है सर, मानते हैं वस्तु रखी है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ये भी मान लेते हैं। अब जो वस्तु रखी रहती है, यहाँ समस्त दूरियां कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। ये आपको भी ध्यान रखना, ये सब बताएंगे, लेकिन हमेशा सारी दूरी ध्रुव से, क्योंकि सबसे पहले ध्रुव ही तो मिलता है। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, बता चुके हैं ना। तो इसका मतलब सारी दूरियां कहाँ से नापेंगे, यहीं से नापेंगे। तो ध्रुव से एफ के बीच की दूरी को बच्चों क्या बोलते हैं, ये तो सर आपने बताया है, फोकस दूरी बोलते हैं। तो हमने ये भी तो बताया है कि सी से ये है सी, यहाँ से लेकर के इसके बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। बिल्कुल सर, आपने ये भी सच में बताया है। जब ये भी बताए हैं तो अब क्या बताने वाले हैं, अब सुनिएगा। अब हम बताने वाले हैं कि जो वस्तु रखी रहती है ना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम यू कहते हैं। ये तो सर आप नई चीज़ बताए हैं, बिल्कुल नई चीज़ है। अब आपको ध्यान रखना, वस्तु मतलब यहाँ से ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। अब नोट कर लेंगे, अब नहीं भूलना है। लेकिन ये वाली लाइन से इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइएगा। तो बच्चों ये प्रतिबिंब रखा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। अब सब खत्म हो गया, कुछ ना बचा। अब यही तो था जो आपको समझना था। एफ भी मिल गया, वी भी मिल गया, यू भी मिल गया, यही तो 3 हमको चाहिए था। तो क्या बोलते हैं, यहाँ लिखेंगे जहां u बराबर, u क्या है सर, दर्पण से वस्तु की दूरी। क्या है बच्चों, दर्पण से वस्तु की दूरी। क्या बोलेंगे, u बोलेंगे। तो फिर सर v क्या है, दर्पण से
प्रतिबिंब की दूरी, क्या है v, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसे क्या बोलेंगे v को। तो सर f को क्या बोलेंगे बच्चों, दर्पण से फोकस की दूरी, क्या बोलेंगे, दर्पण से फोकस की दूरी, इसे क्या बोलेंगे, f बोलेंगे। उब तो नहीं रहे ना बच्चों, मजा आ रहा है ना, ठीक है ना। देखिएगा अब सोचिए आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो u क्या हो गया, u यहाँ से जहाँ वस्तु रखी होगी ना, मुद और समस्त दूरियां कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। समस्त दूरियां कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। बार बार बोल रहे हैं, बोलना ना है, ठीक है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को u बोलते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v बोलते हैं, दर्पण से मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को r बोलते हैं, ध्रुव से फोकस की दूरी को f फोकस दूरी बोलते हैं। इतना ही तो है। इसका मतलब r क्या है सर, r तो आप बता चुके हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। हम लोग संबंध भी देखे थे, क्या देखे थे, f बराबर r/2 होता है। तो बच्चों यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है। कौन सा सूत्र सर, कौन सा सूत्र, वही दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है सर, जल्दी बताइए। दर्पण का सूत्र बच्चों, दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये सूत्र तो सर जाना पहचाना लग रहा है। यही तो एक सूत्र है जिससे पूरा आपका जो टेंशन रहता है सवाल वाली ना, सर कैसे जानेंगे क्या क्या दिया है, कैसे जानेंगे कौन वाला फार्मूला लगेगा, कैसे जानेंगे कि यही निकालने के लिए बोला है, कैसे जानेंगे सेंटीमीटर मीटर में दिया है, सब जानेंगे। ऐसे जानेंगे कि अब तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। कैसे जानेंगे, सब कुछ आप जान जाएंगे। अब वो टाइम आ गया है जिस चीज को आपको इंतजार था। चलिए, जिसका मुझे था इंतजार, देखिए आ गया, वो घड़ी आ गई है आपकी। अब आपको बताने वाले हैं, अब बहुत ही एकदम ज़बरदस्त चीज़ें। इतना समझ में आ गया ना ये सारी चीज़ें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आगे अपने काम की बातें। ये हो गया मेरा दर्पण का सूत्र, 1/f बराबर 1/, मेरे साथ बोलेंगे, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u, जहाँ f बराबर दर्पण से फोकस की दूरी, जहाँ v बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जहाँ u बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी, और r बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो लेंस के दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v + 1/u। क्लियर, समझ में आ गया ना। ये देखिएगा, आगे चले बच्चों, इसके साथ लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये देखिएगा, अब तो नहीं कहेंगे कि कैसे जाने क्या दिया है, अभी हम लोग सब जानते हैं, सब जान जाएंगे। आज कुछ छूटने वाला नहीं है। लेकिन सर ये बताइए, आप सब बता रहे हैं लेकिन एक चीज़ नहीं बता रहे हैं, सर चिन्ह कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे कि माइनस लगाएगा, प्लस लगेगा, कहाँ माइनस लगता है, कहाँ प्लस आप लगा देते हैं, कुछ तो हमारे समझ में नहीं आता। अब वही करने वाले हैं, कहाँ माइनस कहाँ प्लस। अवतल दर्पण में कभी माइनस लगा देते हैं सर, कभी प्लस लगा, उत्तल दर्पण में क्या क्या लगा देते हैं। आइए देखते हैं, आइए देखें प्लस माइनस के निपटारा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चित्र बनाते हैं, ये बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण है, ये बच्चों अवतल दर्पण है। इसके बगल में इसका छोटा भाई भी बना लेते हैं, बेचारा ये भी साथ साथ में है। हमें भी बनाओ, आप अकेले अकेले बन जाते हो। बिल्कुल बच्चे, तुम्हें भी लेके चलेंगे। ये तो दर्पण है अवतल जी, ये इनके छोटे भाई हैं उत्तल जी। ध्यान दीजिएगा, अवतल और उत्तल। तो फिर सर इसका क्या, इसमें क्या करने वाले हैं आप, यही तो बच्चों बहुत कुछ करने वाले हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें हम लोग 6 कंडीशन की बात करेंगे। कंडीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ तो सर द्वितीय कंडीशन होता है, तो द्वितीय को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हमेशा फोकस इधर होगा, इसमें फोकस इधर होगा। जो पीछे बताए थे वही यहाँ यूज करेंगे। अब कंडीशन नंबर 1 में ये सब बाईं ओर बनेगा, लेकिन एक ठो दाईं ओर बनेगा। लिखेंगे यह दर्पण के बाईं ओर बनेगा। क्या क्या बनेगा,
सब कुछ बनेगा, चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, सब दर्पण के बाईं ओर रहेगा, लेकिन इसका प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर रहेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ काम कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बनेगा तो बनेगा, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ये हो गया। और ये सब दर्पण के दाईं ओर, दोनों दर्पण के दाईं ओर। बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट बताने वाला है, ऐसे आपको बुकों में भी नहीं मिलेगा। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, अगर आप दिखा देंगे तो आपको इनाम दिया जाएगा, 1001 रुपये आपको पुरस्कार दिया जाएगा अगर आप ये बुक में दिखा देंगे। बहुत हम अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही अलग तरीके से, ताकि बच्चों को एकदम समस्या ही खत्म हो जाए, क्या दिया है, क्यों दिया है, कैसे कैसे प्लस कैसे माइनस सब खत्म हो जाएगा। देखिए पहला कंडीशन में क्या होता है, जब आपका प्रतिबिंब जहां बनता था सब इधर रहता था, दूसरा भी वस्तु भी प्रतिबिंब भी, तीसरा भी इधर इसके बाएं तरफ रहता था ना, याद करिए, अभी तो बताए हैं। कितना टाइम, 15-20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटे हुआ। चौथे में भी इधर रहता, पांचवें में इधर, लेकिन छठवें में इधर ना रहता था, वस्तु तो इधर रहती थी, कहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच में, लेकिन बच्चों प्रतिबिंब उसका इधर नहीं होता था। याद रखिए, वो आगे बनता था, कैसा, अब वास्तविक ना बनता था, यहाँ पे आभासी बनता था अंतिम वाले में। याद करिए, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से तो होकर जाती थी, लेकिन दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती थी और परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती थी, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता था। कैसा बनता था, आभासी बनता था, और सर सीधा बनता था, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता था, क्योंकि अनंत के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, तो अनंत तो हमारा 5 में ही खत्म हो गया था। इसका मतलब अब ये इधर हो जाएगा, तो जब इधर हो जाएगा बच्चों तो क्या बनेगा, तो फिर उलट जाएगा, मतलब अब ये इसका सब सिस्टम ही बदल जाएगा। तो उत्तल दर्पण में एक ठो बचा है जो कि सब बच्चे जानते हैं, टीचर क्या पढ़ाते हैं, अवतल दर्पण में सब माइनस, उत्तल दर्पण में यू का माइनस। नहीं, अब आप बताइए कैसे सब माइनस होगा, ये तो प्लस आएगा, ये तो प्लस आएगा। टीचर बताते हैं अगर यू प्लस माइनस आया, वी एफ माइनस आया तो 100% वी भी माइनस आता। मैं नहीं बोलता, गलत, बिल्कुल गरीका गलत है, कभी नहीं आ सकता। अगर इस कंडीशन में आएगा, ये लास्ट वाले में आएगा ना, तो आपका ये रूल गलत हो गया। तो हमें रटना ना है, हमें पूरा कंसेप्ट को सीखना है, कैसे आता है ये देखना है। अभी तो आपको साइंस पढ़ने में अब तो शुरू किए हैं, अब देखिएगा कैसे मज़ा आता है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है, अभी तो पूरा बचा हुआ है, ये तो अभी ऐसे स्टार्टिंग है। तो अब आपको याद रटना नहीं है जो बता देते हैं, नहीं, हम लोग सर सुपर साइंस में पढ़ते हैं, उसका नाम ही है सुपर साइंस, तो ऐसे थोड़ी नहीं हो गया है, बहुत कुछ सोचने के बाद इसका नाम रखा गया है। यहाँ साइंस को बिल्कुल आपको फील करा दिया जाएगा, साइंस को सिखाया जाएगा, साइंस पढ़ा कैसे जाता है, साइंस होता क्या है। पढ़ाते तो हर कोई है, लेकिन हम कुछ और पढ़ाते हैं, और जो मेरे साथ पढ़ेंगे, हम लोगों का टारगेट 95+ नंबर है साइंस में लाना, इतिहास को बना देना है। इतना नंबर शायद इस साल कोई पाएगा, ठीक है, जितना आप, लेकिन हाँ मेरे साथ आपको पढ़ना है, हमसे ज़्यादा मेहनत बच्चों आपको करना है। अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आपको ये मोटिवेशन लेना है, अगर सर मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो हम अपने लिए तो इससे कहीं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी भरोसे उम्मीद से आपको चलिए तो बताएं, दर्पण के बाईं ओर बनेगा और दर्पण के दाईं ओर बनेगा, तो कैसा बनेगा, ये आपका, ये सारी कंडीशन, इसमें तो सब कुछ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे बच्चों v का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। u का मान नहीं, क्योंकि u तो इधर ही है, लेकिन जो v का मान होगा वो पॉजिटिव, क्योंकि इधर अभी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। और यहाँ दोनों का मान क्या हो जाएगा, ये आपका वस्तु कहाँ रखी रहती है, वस्तु इधर ही रहती है, और यहाँ प्रतिबिंब और फोकस इधर रहता है, तो इसीलिए u का मान इसका माइनस होता है और ये दोनों प्लस होते हैं। आइए हम लोग चिन्ह परिपाटी थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ बना दे, दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण, यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण, और आगे लिखेंगे उत्तल दर्पण। यहाँ क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण। तो फिर क्या होगा, एक बीच में सर लाइन खींच देंगे, एक बीच में लाइन खींच देंगे, दिख रहा है। अब लाइन खींच देंगे तो यहाँ क्या, अवतल दर्पण, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया इधर देखो, कहाँ बना दें यार, जगह नहीं दिख रहा है, कहाँ बना दें, यहाँ बना देते हैं। चलिए इसको अभी रफ करते हैं, दिखाते हैं, जाएगा कहाँ। सीखना है तो सीखना है, जज्बातों से बड़ा कुछ नहीं हो सकता।
उत्तल दर्पण ये यहाँ बनाते हैं। अब आपको दिख रहा होगा मज़े से, ये हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे यफ, फिर क्या लेंगे यू, फिर क्या लेंगे वी। सही है। यफ फोकस दूरी क्या बनेगा, ये हमेशा अवतल दर्पण में यफ हमेशा यहीं रहता है, कभी इधर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी हम कर लें, कुछ भी कर लें, नहीं होने वाला। ये बोलेगा मैं यहाँ टिक गया तो टिक गया, अब नहीं जाने वाला। तो यफ हमेशा दर्पण के किधर होगा, बाईं ओर रहेगा। तो इसका मतलब यफ का मान क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। जो भी इसके बाईं ओर रहता है, अभी हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। चिन्ह परिपाटी में पहला नियम क्या होता है बच्चों, पहला नियम होता है दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। अच्छा लिख ही लीजिए, मेरे साथ पहले लिखना चालू करिए आप। चले लिखिए, हम आपको बोल रहे हैं। पहला नंबर चिन्ह पर हेडिंग डालिए, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। तो पहला नंबर लिखेंगे दर्पण पर प्रकाश किरणें, लिखे दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। बच्चों कहाँ से डाली जाती हैं, सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। इसका मतलब इधर से इधर चलेंगी, इधर से इधर चलेंगी। तो जब इधर से इधर चलेंगी तो एक आप चतुर्थांश पढ़े होंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये। जब आप चतुर्थांश पढ़े होंगे तो आप क्या होंगे, इधर से बच्चों जब इधर आएंगे, ये इधर, तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसको बोलेंगे ऋणात्मक, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। ये जब इधर जाएगा ये धनात्मक, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे धनात्मक। सही है। ये देखिएगा, ये इधर आएगा निगेटिव, इधर जाएगा पॉजिटिव। ये मतलब इधर सीधा आप कैसे चलते हैं, आप कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे ऐसे चलते हैं। क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसे घूमती है, तो आपकी हो सकता है घड़ी कुछ अलग ही घड़ी हो, लेकिन घड़ी ऐसे घूमती है 12, फिर 1, फिर 2, फिर ऐसे चलता है ना क्लॉकवाइज। तो ये भी ऐसे चलेगा। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो धनात्मक सीधे जा रहे हैं, और जब इसके उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इधर सारे मान क्या हो जाएंगे, इधर सारे मान क्या हो जाएंगे, इधर सारे मान नेगेटिव हो जाएंगे, इधर सारे वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे। आ रहा है ना। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इससे बेहतर आपको कंसेप्ट कहीं नहीं मिल सकता बच्चों। आप कितना भी ढूंढ लीजिएगा, आप मेरे पास भेजिएगा ढूंढ के, सर ये है, कभी नहीं हो सकता। जिस तरीके हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जितना हो सक रहा है, जितना आसान तरीका उतना हम बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं। नहीं आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार, हिम्मत नहीं, बार बार देखिए जरूर आ जाएगा। ये हम आपसे वादा करते हैं, 100% आएगा आपको। अब इधर जब चलेंगे बाएं तरफ इसके तो माइनस, दाहिने तरफ तो प्लस। तो हम क्या बोले हैं, पहला पॉइंट क्या बोले हैं, दर्पण प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, मतलब इधर से ऐसे ऐसे चलेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से ली जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर मापी जाती हैं, इधर ये ध्रुव से मापी जाती हैं। जब यफ लेंगे तब भी ध्रुव से यफ की दूरी लिए थे भी ना। जब वक्रता केंद्र लेंगे तब भी ध्रुव से नापे थे। जब प्रतिबिंब लिए थे तब भी यहीं से नापे थे। जब वस्तु लिए थे तब भी यहीं, फोकस यहीं, सब कुछ यहीं। तो समस्त, दूसरा नंबर, पहला दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दूसरा, दर्पण में प्रतिबिंब मतलब सभी दूरियां, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गई। समस्त दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं। लिखिए, वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में, मतलब ये इस दिशा, आपतित किरण ऐसे चलती है ना, ऐसे आपतित किरण चलती है, बताए थे ना आपतित किरण। तो वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं वो प्लस चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ये पॉजिटिव। लेकिन अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं तो प्लस चिन्ह के साथ ली जाती हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा, वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में, आपतित किरण तो ऐसे आती है, अब ये इधर जा रही है, ये देखिएगा इधर जा रही है। तो वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। कैसे ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। बच्चों 4 पॉइंट हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर दे पूरा। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। और सॉरी, पहला तो दूसरा था कि ये आपको क्या, पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट था दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दूसरा पॉइंट था दर्पण पर समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तीसरा पॉइंट था ये जो आपतित किरण की दिशा में जो ली जाती हैं उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, और जो आपतित किरण के विपरीत
दिशा में जो दूरियां ली जाती हैं उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। 4 पॉइंट क्लियर। एक पॉइंट और बचा है, लिख लीजिएगा, उसको बाद में लिखा है, प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई वाला है, उसको बाद में लिखाते हैं। इतना आप समझ लीजिए पहले। अब देखिए अवतल दर्पण में फोकस बच्चों कहाँ पे, यहाँ है, तो ये किधर चल रहे हैं, इसके बाईं ओर चल रहे हैं। तो जब बाईं ओर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। रटना कुछ नहीं यार, सब बात समझा देंगे, ये नहीं बता देंगे कि अवतल दर्पण सब ऋणात्मक है, रट लो नहीं बच्चों, नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं। तो अवतल ये क्या हो गया, इधर ले रहे हैं, अवतल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में क्या है, फोकस किधर है, अवतल दर्पण में फोकस इधर है। इसका मतलब उत्तल दर्पण में, सॉरी, उत्तल दर्पण में फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर। सर ये उत्तल दर्पण आप पॉजिटिव क्यों लिए, पहले ये तो बताइए। चलिए तो ठीक है, मान लीजिए बाईं तरफ था, हमने समझ गया ये निगेटिव है, लेकिन ये काहे लिए, अरे ये देखिए ना, उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ है, फोकस दाहिने ओर है। तो अभी तो हमने बताया दाहिने ओर जो भी दूरी बच्चों आप लेंगे कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा सर, अब आया जाके, इसका मतलब ये आपतित किरण की ही दिशा में नापी जा रही है। हाँ सही बोला आपने। ये एक बच्चा देखिए यार कितना समझदार है, ये बच्चा अच्छा बच्चा है। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छा नंबर लाएगा। तो अब देखिए आपतित किरण की ही दिशा में जब दूरियां ले रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। तो इसका मतलब ये उत्तल दर्पण में एफ का मान पॉजिटिव होगा, अवतल दर्पण में निगेटिव होगा, क्योंकि ये बाईं तरफ ले रहा है। बाईं तरफ जो भी लेते हैं आपतित किरण की विपरीत दिशा में, उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ऋणात्मक ले लिए, ये इसके अपोजिट ले लिए, तो ये क्या हो गया, धनात्मक। अच्छा अब सर आ गया, ये तो बड़ा आसान था, लगता था बहुत कठिन होता है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बस आप कठिन बना दिए हैं, आपके टीचर ने कठिन बना दिया है कि ताकि आपको लगे बहुत कक्षा 10 कठिन है, ये तो साइंस बड़ी कठिन है। नहीं बच्चों, बहुत आसान है, देखिए ना कितना आसान है, आपके सामने है। क्या मैं कुछ कर रहा हूँ, बस चीज़ों को आपके सामने बता रहा हूँ, सिस्टम से बता रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आप समझ रहे हैं, मेहनत तो आप कर रहे हैं, हम तो बस थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो आप देख रहे हैं। अगर आप नहीं करते तो फिर कैसे समझ पाते। ये देखिए अब सर, चलिए ये तो हमें यफ कभी न भूलने वाला है, लेकिन सर यू बताइए तो जाने। आइए अब यू कहाँ रखा था, वस्तु कहाँ रखी रहती थी। सर वस्तु तो अवतल दर्पण में हमेशा इधर ही होता था। बिल्कुल सही बोला है आपने, वस्तु बच्चों हमेशा यही रखी रहती थी, कभी कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। इसका मतलब वस्तु इतने में रहती थी 6 कंडीशन में। तो सर तब तो ये भी बाएं तरफ है, इसका मतलब ये भी ऋणात्मक होगा। सही बोल रहे हैं, ये भी ऋणात्मक होगा। बच्चे बोलते हैं सर आप मेरी बात ऑनलाइन में सुनते हैं क्या। बच्चों आपकी बात मैं दिल से सुन लेता हूँ, ठीक है ना, आप जो बोलते हो मैं समझ जाता हूँ। अगर कोई टीचर क्या, जब बच्चे की फीलिंग को ना समझे, तो हम वो टीचर हैं जो आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि कभी हम भी तो आप ही जैसे थे ना। यहाँ तो बहुत सारे, हमारे पास भी तब उस समय तो कोई सिस्टम भी नहीं था, ऑनलाइन भी नहीं था, शायद ऑफलाइन भी बहुत कम था, बहुत कम ही पढ़ाने वाले थे, बस अपने से ही सारी चीज़ें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी आप सोचते यार कैसे पढ़ लें, ये है वो है। पहले तो हमारे यहाँ तो लाइट भी नहीं थी बच्चों, जब हम पढ़ते थे अपने समय में। आपको अभी 7-8 घंटे बाद अभी देखिए, अभी बताया जाएगा, अभी मम्मी मतलब और लोग जो आएंगे आपको बताएंगे थोड़ा सा कुछ चीज़ें, तो आपको तब यकीन होगा। हम बताते होंगे, सोचते होंगे नहीं सर बहुत समस्याएं होती थी। सोचिए हम यहाँ से फिर जब अपने मार्केट जाते थे, जहाँ मेरी कोचिंग रहती थी, जाते थे 11 बजे, सोचिए दोपहर की गर्मी में। और इसके बाद मेरा, जब मैं 10th में था, जुलाई मेरा सारा सिलेबस खत्म हो गया था। हम बच्चों से बताए भी थे कि जब हम कक्षा 10th में थे तो शायद 50, 60, 70 रफ हमने भरा था, मतलब साइंस और मैथ को पढ़ने के लिए। मतलब एकदम जुनून जैसा बच्चे हो गया था। 3, 3:30 बजे मैं डेली उठ जाता था, और मतलब एकदम बस दिन भर ये लगता था मतलब कितना मैं पढ़ लूँ, कितना पढ़ लूँ। ये होता है, बस आपके अंदर एक लगन और जुनून होना चाहिए। ये पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ नहीं है यार, एकदम मतलब जिस दिन आपके अंदर अगर जुनून आ जाएगा ना, तो फिर ये मतलब इतना मजा आएगा, फिर लगेगा कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ दिन भर एकदम पढ़ना और सारी चीज़ें ये करना, और फिर तो एकदम जीवन ही बदल जाएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए ठीक है, तो यू का मान क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका मतलब बच्चों यू हमेशा अवतल दर्पण में इधर होता है, लेकिन सर उत्तल दर्पण में यू कहाँ होता है, यहाँ भी यू इधर ही होता है। एफ और वी बच्चों इधर होता है, लेकिन यू हमेशा कहाँ होता है, इधर होता है। इसका मतलब सर ये यू इधर भी ऋणात्मक होगा। जी हाँ, उत्तल दर्पण में दोनों ऋणात्मक होंगे, यू का मान भी, और ये मतलब अवतल दर्पण में यू का मान, उत्तल दर्पण दोनों निगेटिव, क्योंकि वस्तु हमेशा इधर ही, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, वस्तु हमेशा इसके बाईं ओर रखी रहती है, और जो बाईं ओर होता है इसे निगेटिव, और जो दाईं ओर होता है उसे पॉजिटिव।
समझ में आया? ये कंसेप्ट होता है। सर वी की बात करिए बच्चों, बी में दुई कंसेप्ट आ जाता है। और सर अवतल दर्पण में भी, हाँ बच्चों तभी तो बताए हैं, कुछ जो टीचर बताते हैं कि याद कर लो अवतल दर्पण में सब ऋणात्मक, उत्तल दर्पण के यू का मान ऋणात्मक। हमने क्यों फेल किया? क्योंकि अवतल दर्पण में वी में दो कंडीशन होती हैं। सर कौन कौन बताइए बच्चों? जब ये दर्पण के बाईं ओर वाली कंडीशन रहेगी ना, तब यहाँ तो निगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल आप सही हो। लेकिन जब ये कंडीशन होगा, जब प्रतिबिंब इसके इधर बनेगा, कौन सा वाला? लास्ट वाला, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में थी, तब बच्चों यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक कंडीशन में निगेटिव और एक कंडीशन में पॉजिटिव। कब निगेटिव? जब वास्तविक होगा। क्या होगा? जब वास्तविक होगा। और उल्टा होगा और वस्तु से छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब पॉजिटिव वाला कैसा होगा? पॉजिटिव वाला आभासी होगा और ये होगा। ठीक है ना? तो वास्तविक और आभासी ध्यान रखेंगे बच्चों, ये दिक्कत है। वास्तविक माइनस 5 कंडीशन में वी का मान माइनस। लेकिन अगर मान लीजिए छठवीं ही दे दिया, कंसेप्ट नहीं सीखे हैं, 4 नंबर चले गए फ्री में। लेकिन अगर आप हमसे पढ़े हैं, अगर आप सुपर साइंस में पढ़े हैं, जाने वाला नहीं है, एक एक नंबर की वैल्यू है। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे कराएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराएंगे, करीब 200-400 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पूरा PDF डाल देंगे और पूरा ऑब्जेक्टिव आपको कराने वाले हैं। मेरे साथ है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते चलना है, डेली का टारगेट बनाना है, ऊंचाई तक नहीं सोचना है कैसे आएगा क्या होगा। आप इतना पढ़ लिए ना, 10 में अगर पहले सोचते, अभी आप जब इंटर की बुक देते हैं इतनी मोटी, दिखाएंगे आप इंटर की, रुकिए 1 मिनट दिखाते हैं, 1 मिनट निकालते हैं, ये देखिएगा, ये है। जब आप इतनी मोटी बच्चों बुक देते हैं भौतिक विज्ञान, देखिए, तो क्या आपने कभी सोचा, अब अगर आप अभी से इसके बारे में सोचिए, सर इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना मोटा कैसे हम पढ़ेंगे, ये तो बहुत मोटी बुक है सर, नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अभी आप इसका थोड़ा अगर याद करना शुरू कीजिए, तो क्या ये बुक तो बहुत छोटी सी है बच्चों, कुछ नहीं है, ये बुक तो कुछ नहीं है। ये कहने मतलब है मेरे कि कोई भी चीज़ें छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान का मनोबल छोटा या बड़ा उसे कर देता है। जैसा सोचेंगे ऐसा आप बन जाएंगे। ठीक है ना? तो आप चीज़ों को मत सोचा करिए क्या होने वाला है, कुछ मत सोचिए। ठीक है ना? बस जो चल रहा है वर्तमान के बारे में सोचा करिए। जितना आज आपका टारगेट है उसे पूरा करने के लिए पूरा अपना शक्ति लगा दीजिए। बाकी चीज़ें तो अपने आप सब चीज़ें होती चली जाएगी। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो नेचर का नियम है। हर चीज़ें अपने आप सिस्टम होता चला जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो अच्छी बात है, आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, नहीं तो फिर बाकी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? ये हो जाएगा। तो सर ये बताइए उत्तल दर्पण में क्या होगा बच्चों? उत्तल दर्पण में भी ये ही आगे बनता है। कहाँ बनता है? इसके दाहिने तरफ बनता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आया ना? बहुत अच्छे बच्चों आया होगा, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप नोट कर लीजिए। अब हम नहीं बोलेंगे तीनों नेगेटिव होता है ना सर जी। अब तो सर हमारे बताए हैं कि अब ये दर्पण के जब दाईं ओर एक लास्ट वाला 6वां कंडीशन है, वहां मेरे सर बताए हैं कि वो पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव ना होता है। 5 नेगेटिव होते हैं सर। अब आप ये मत बताइए हमको कि लिख लो अवतल दर्पण में सब नेगेटिव, उत्तल दर्पण में केवल यू का मान नेगेटिव, बाकी तो सब आ जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि सर बताए हैं कि जो अवतल दर्पण होता है सब निगेटिव होते हैं, लेकिन इसमें 5 कंडीशन तक होता है वी का मान। लास्ट वाला एक कंडीशन है 6वां वाला, उसमें पॉजिटिव होता है। जब वो आ जाएगा ना तो सवाल गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब उसमें प्लस करना है, और बाकी उत्तल में केवल यू का मान। और क्यों यू का मान? क्योंकि ये उत्तल दर्पण में बाईं तरफ, और जो बाईं तरफ बनता है आपतित किरण की विपरीत दिशा में बनता है, उसका मान नेगेटिव होता है। जो आपतित किरण के दाएं दिशा में बनता है, जिधर आपतित किरण चलती है, वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अवतल दर्पण में सारे इधर ही बनते हैं, लास्ट वाला केवल प्रतिबिंब आपका इधर बनता है। लेकिन बच्चों उत्तल दर्पण में यू का मान हमेशा इधर होता है और वी और एफ हमेशा दाहिने तरफ बनते हैं। पीछे हम किरण आरेख बता चुके हैं, आप थोड़ा वीडियो को पीछे करिए, दिख जाएगा। अगर अभी नहीं देखे और देखें तो आप सीखते ही चल रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होगा? पॉजिटिव, और यहाँ निगेटिव, ये तीनों में निगेटिव, यहाँ को लास्ट कंडीशन में पॉजिटिव।
मजा आया, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये होता है चिन्ह परिपाटी, इतना आसान था सोचिए। अब हम लोग कंसेप्ट क्लियर है ना, अब चलेंगे सवाल की तरफ। अब मजा आने वाला है। जिस चीज़ को आपको इंतजार था, सदियों से इंतजार था, जिस 15 तारीख का इंतजार था, आज वो तारीख आ गया। अब हम लोग चलने वाले हैं न्यूमेरिकल। आइए सीखते हैं न्यूमेरिकल, चलिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज़ और है, बता दें क्या, आवर्धन वाला, यही बता देते हैं, थोड़ा सा है बस। प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, आवर्धन बचा हुआ है, ये देखिएगा, ये है ना, ये है। अब जो ऊपर रहेगा ये धनात्मक हो जाएगा और नीचे जो रहेगा ये ऋणात्मक। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब ऊपर वाला, और वस्तु की लंबाई नहीं, सॉरी, वस्तु की लंबाई ऊपर वाला, प्रतिबिंब की लंबाई नीचे। उल्टा बता रहे हैं यार, आप लोग भी बहुत उल्टा बताते हो। ये देखिएगा, ऊपर जो रहेगा पॉजिटिव, मतलब ऊपर क्या रहेगा, वस्तु, वस्तु अभी तो ऊपर रखी रहती थी, और नीचे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा निगेटिव, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जिस तरह से आपतित किरण की विपरीत दिशा में निगेटिव, आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव, उसी तरह से इसके मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव। एक पॉइंट और लिख लीजिए, लिखिएगा प्रतिबिंब, 4 लिख चुके हैं ना, अगला लिखिए, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयाँ, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। फिर से, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यही तो था, खत्म, पांचों खत्म। समझ में आ गया पांचों ना, चिन्ह परिपाटी लिख लिए, 5 ठो चित्र भी बना लिए, सारा कुछ हो गया। अब एक पॉइंट बच्चों और है, सर क्या अभी आप बोले न्यूमेरिकल लगवाने वाले हैं? नहीं बच्चों, आवर्धन बचा हुआ है, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी तो हम लोग 2-3 घंटे, 3.5 घंटे पढ़े हैं बस, अभी तो परावर्तन खत्म होने वाला है, 4 घंटे में परावर्तन खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे सीधे अपवर्तन पे, अपवर्तन के बाद लेंस पे, लेंस के बाद मानव नेत्र, फिर हम लोग चलेंगे विद्युत, फिर चलेंगे चुंबकीय क्षेत्र, फिर फिजिक्स का निपटारा, फिजिक्स आपका कंप्लीट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग रेखीय आवर्धन। हेडिंग डालेंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। बच्चों कितना बज गया, चलिए अभी तो 3.5-4 घंटे हुए हैं। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन इंग्लिश में सर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। लीनियर, NEAR, मैग्नीफिकेशन। बहुत जल्दी बच्चों इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने वाले हैं, 1-2 दिन में इंग्लिश मीडियम की क्लास चालू करने वाले ज़बरदस्त तरीके से, बहुत मजा आएगा इंग्लिश मीडियम वालों का। सबसे पहले इस साल मेरा टारगेट ओनली हाई स्कूल है बच्चों, सबके लिए सॉरी। 11 वालों को बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, लेकिन बच्चों ज़रूर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप सहयोग देंगे, हम ज़रूर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा सुविधाएँ हैं, और अगर ये सब आपका अगर ऐसे ही अगर प्यार मिलता रहा, सब कुछ चलता रहा, तो बहुत जल्दी 9, 10, 11, 12 सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बहुत कुछ करने वाले हैं यार, बहुत कुछ करने वाले हैं। बस आपका रिस्पांस बच्चों मिलता रहेगा, तभी मज़ा आएगा। अकेले क्या कर सकते हैं बताइए, अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका अगर सहयोग, प्यार, सपोर्ट अगर मिलेगा, तो फिर मेरा भी मनोबल बढ़ता जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ चलती रहेंगी, फिर पढ़ाते रहेंगे। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है बताइएगा। किसी दर्पण के, इससे लिखते हैं नीले वाले से, किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, थोड़ा तिरछा हो गया बच्चों, ध्यान मत दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं। किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। सर इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? यम, मैग्निफिकेशन। तो यहाँ सूत्र लिखेंगे, रेखीय आवर्धन बराबर, रेखीय आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो सर एक बार इसको
इसमें लिखिए सूत्र में m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I वस्तु की लंबाई O I बटे O। और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होता था, वहां सर आपने बताया था कि I बटे O बराबर V बटे U, लेकिन प्रतिबिंब तो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, U का मान माइनस होगा। ये है फार्मूला, सही है। m बराबर I बटे O, जहाँ I प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब की दूरी ना बोलेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई है। ये देखिएगा, ये आपका है आगे ऊपर, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ये नीचे वाली, और ऊपर क्या है, वस्तु की लंबाई, सही है ना। ये क्या है, वस्तु की लंबाई। तो I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और O बराबर बच्चों क्या है, वस्तु की लंबाई। O बराबर है वस्तु की लंबाई और I बराबर है प्रतिबिंब की लंबाई। समझ में आया ना। ऊपर आपका वस्तु रखा है, नीचे आपकी प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब माइनस होता है। तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब माइनस हो गया, और वस्तु ऊपर क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस V/U हो गया। I बटे O बराबर V बटे U। ये आवर्धन बराबर बच्चों फार्मूला हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर ये भी आ गया हो तो आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ये जो लाइन है इसे अनुपात बोलेंगे। किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर I/O। I मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी, खत्म। प्रतिबिंब मतलब ये माइनस, क्योंकि नीचे है, नीचे मतलब ये माइनस V/U। नोट करिए, फिर आगे चलें, फिर आगे चलें इसके बाद, ठीक है ना। ये मेरा काम तमाम। अब हम लोग उपयोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल के आते हैं। चलिए, नोट हो गया है ना। चलिए, अभी सब फार्मूले काम में आएंगे। अब बच्चों हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। इस साल आया हुआ था आपके पेपर में। 2 टॉपिक और है, अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। फिर हम लोग सीधे आएंगे सवाल पे, बहुत मजा आएगा अब सवाल करने में, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम एकदम सिखा चुके हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, हेडिंग बनाएंगे अवतल, लिख देते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। चले, उपयोग जल्दी से मेरे साथ लिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल पूछा जाता है। नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग। नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग के काम आता है। सर सेविंग क्या है, जो आप दाढ़ी बनाते हैं, जो आपके पापा बनाते हैं, मतलब घर में कोई बनाता है, जैसे हम लोग बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते, लेकिन चलिए। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग करने के काम में आता है। सेविंग मतलब सेव करना, ये बनाना, सेविंग करने के, जो आप का शीशा होता है, काम आता है। ये दूसरा नंबर लिखेंगे, डॉक्टर प्रकाश की किरणें, डॉक्टर प्रकाश की किरणें क्या करते हैं, अपवर्तित कर कर, ठीक है, छोटे अवतल दर्पण से। प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से, छोटे अवतल दर्पण से क्या करके बच्चों, छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके, अवतल दर्पण से परावर्तित करके आँख नहीं, कान नाक गला, आँख नहीं यार, आँख भी कर सकते हो, कान नाक गला। आज जब आप जाते होंगे ना दिखाने, तो डॉक्टर क्या करता है, वो कान, जो आँख कान वाला होता है और गला वाला होता है, तो शीशा वो लेता है, टार्च लेता है, कहता है मुँह खोलो, मुँह करो, उसमें वो डालता है, मतलब देखता है टार्च जला के, कहता है हाँ आपके गले में प्रॉब्लम है, टॉन्सिल बढ़ गया है, ये हो गया, कान में पर्दे में प्रॉब्लम आ गई है। तो वही टार्च, उसमें क्या लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, उसी से वो देख पाता है, क्योंकि वो चीज़ों को छोटा थोड़ा सा बड़ा दिखाता है ना, ये होता है, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अपसारी, अभी मतलब इकट्ठा, अपसारी मतलब फैलाना, पढ़ेंगे अभी, ये है। तो परावर्तित करके कान नाक गले इत्यादि को, गला इत्यादि को देखने के काम आता है। डॉक्टर प्रकाश किरणों अवतल दर्पण से परावर्तित करके कान नाक गला इत्यादि को देखने में करता है, ये दूसरा उपयोग होगा।
तीसरा लिखते हैं, इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप, जहां आप पढ़ते हो बच्चों, पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं यार, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों, टेबल नहीं यार, टेबल क्या है, टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है। शेड मतलब जो उसका शीशा होता है, जो उसका स्टैंड होता है। अरे जो आप पढ़ते हैं लैंप में कभी कभी उसमें नहीं बल्ब एक तो लगा होता है, जहाँ टेबल लैंप होता है, वही अवतल दर्पण शेडों में किया जाता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण, इस साल पूछा गया था कोई दो उपयोग। चौथा नंबर, ये क्या करता है, देखिए अवतल दर्पण का बच्चों उपयोग क्या है, छोटा सा अगर भाग है तो उसको ना ये बड़ा कर देगा, मतलब फैला देगा ना, ये किरणों को अपसारित करता है, अपसरित मतलब छोटे किरणों को फैला देता है। तो यही करता है, छोटे से भाग को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, समझ पा रहे हैं ना। तो किरणों को फैला देता है, यही हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये हो गया। अगला लिखेंगे मोटर कार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगला पॉइंट चौथा वाला है। अवतल दर्पण का उपयोग बताते हैं अभी कहाँ होता है। मोटर कार हेडलाइट में, हेडलाइट एक तो सर्च लाइट होता है, सर्च लाइट ना बोल देना, हेडलाइट मतलब जो आगे लगा होता है, आगे जो उसके आगे जो होता है ना गाड़ी के, जो हाँ जो टार्च मतलब जो आगे गाड़ी के जो शीशा लगा होता है ना, वही हमारा होता है हेडलाइट। तो हेडलाइट और उसमें सर्च लाइट और उसमें और बहुत जगह किया जाता है, ठीक है ना। मोटर कार, ये उपयोग मोटर कारों में, और सर्च लाइट और रेलवे जो इंजन होते हैं उसमें भी लगे होते हैं, लिख सकते हैं रेलवे इंजन, और सोलर में किया जाता है, इंजन और सोलर में किया जाता है, सोलर पैनल वाला, क्योंकि ना वो किरणों को सूर्य से अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके फिर उसको अपना वो करता है। तो ये सारी उपयोग है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए गाड़ी में दो शीशे लगे होते हैं, एक तो सामने लगा होता है, एक बैक में लगा होता है, जो भी बगल में लगा होता है ना, अभी हम लोग उसको उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का काम क्या है, बड़ी चीजों को छोटा कर देना, और अवतल दर्पण क्या है, छोटी चीजों को बड़ा कर देना। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, जब पीछे से गाड़ी आती रहती है ना, तो जो आपके बगल में जो साइड मिरर लगा होता है, बगल में शीशा लगा होता है ड्राइवर के, तो इतने बड़े बड़े ट्रक पीछे 100 ठो गाड़ी आती है, इतने छोटे शीशे में सब इकट्ठा हो जाती है। अभी लगता है जगह और बचा, अभी और देख लेंगे। तो क्या बड़ी चीजों को छोटा, वो कन्वर्जिंग कर देता है, मतलब अभिसारित कर देता है, अभिसरित कर देता है। लेकिन बच्चों अवतल दर्पण क्या करता है, ये डाइवर्जिंग कर देता है, चीजों को फैला देता है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा देता है। सही है, ठीक है, लिख लीजिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग करने काम आता है। डॉक्टर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित करके कान, नाक, गला इत्यादि को देखने काम में लाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है, जो आप पढ़ते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार, हेडलाइट, सर्च लाइट, रेलवे इंजन, सोलर इत्यादि में किया जाता है। खत्म हो गया। उत्तल दर्पण के उपयोग लिख लीजिए, दो उपयोग है, सिंपल। एक तो पहला उपयोग है जो उत्तल दर्पण का उपयोग बच्चों, जो गली बाजार में जो लैंप लगे होते हैं, अरे जब सड़क वड़क पे आप देखते होंगे ना, तो सड़क पे वो लगा होता है ना, एक तो बल्ब जलता रहता है, उसमें उत्तल दर्पण होता है, पहला। दूसरा, आप जो गाड़ी चलाते हो, अभी जो बताया, गाड़ी के बगल में जो साइड मिरर लगा होता है, जिसमें पीछे आने वाले सभी वाहन को आप छोटे शीशे में देख सकते हो, पूरे को इकट्ठा करके एक जगह ला देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब उत्तल दर्पण का उपयोग है। तो इसको दो उपयोग उसके भी लिख लेंगे। ये तो हम लोगों ने लिखा लिया, ये आप नोट कर लेंगे। आया, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है ना, इतना हम लोग समझ गए। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने न्यूमेरिकल पे, शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन उससे पहले हम बच्चों चाहते हैं कि 2 मिनट में जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा पूरा को हम जल्दी से रिवीजन कर देते हैं, पूरा को हम रिवीजन कर देते हैं। उससे पहले हम पानी पी लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करें। अब देखिए, आप भी थोड़ा बहुत पानी पीते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि एकदम आराम से बस बैठ गए तो बैठ गए पूरा दिन, ऐसा नहीं है। आराम से एकदम एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, हम भी एंजॉय के साथ पढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। जिसको देखना होगा देखेगा, अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई वो नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, बस मेरा ये था, हमारा टारगेट था, आप लोगों से हमने वादा किया था, इसलिए हमें पूरा करना था, तो हम अपने कर्म पर हैं। अगर हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से कर रहे हैं तो जरूर उसको हमें लाभ मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपका काम क्या है, आपका क्या है, ये सब अच्छे से पढ़ना, नोट करना, अपना देखना, अपना सीखना। चलो फिर हम लोग चलते हैं, आते हैं, पूरा हम एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग सीधे शुरू करेंगे सवाल पे। उससे पहले एक बार शुरुआत करते हैं शुरू से। जितना आप लोगों ने अभी तक हम लोगों ने परावर्तन चैप्टर में क्या पढ़ा, 5 से 10 मिनट लगेगा, पूरा मौजवानी हम आपको बता देंगे। आपको इससे क्या सीख मिलेगा कि देखिए, अगर सर इतना सोचिए सारी चीजें कर सकते हैं तो हमें भी थोड़ा सा शुरुआत करना चाहिए। शुरू करते हैं। प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। फिर से सुनिएगा, शुरू कर रहे हैं प्रकाश से। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, इसके माध्यम से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर हो गया। प्रकाश के गुण बताइएगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 3800 से 7800, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कोई अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया है। अगला पॉइंट बोलेंगे, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बहुत सारे सिंपल ये सारी चीज छोटे छोटे गुण होते हैं। तो इसके बाद हम लोग फिर बात किए थे प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिश या चिकने तल से टकराती है तो टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस क्रिया को, इस घटना को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम थे, 2 नियम थे। पहला नियम क्या था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण। अभी अपवर्तित नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं बोलना है। तो पहला नियम क्या बोले थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या था बच्चों, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर हो गया, 2 नियम हो गए। फिर हम लोग बच्चों पढ़े थे प्रतिबिंब क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से चलकर किसी परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है तो इस पहले बिंदु को दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है आभासी। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में प्रतीत होती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, इस प्रतिबिंब की बच्चों फोटो ली जा सकती है। परंतु आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है कि किसी एक बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं जाती है। इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर भी नहीं ले सकते, इसकी फोटो भी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ हम इसको आभास कर सकते हैं। खत्म हो गया। बात करेंगे सर दर्पण क्या होता है, दर्पण बताइएगा। तो बच्चों दर्पण हमारा 2 प्रकार से होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसके एक तरफ पॉलिश होता है, मतलब एक समतल कांच की प्लेट होती है जिसके एक साइड में पॉलिश होता है, उसका परावर्तक तल दूसरी तरफ होता है। फिर गोली दर्पण की बात करेंगे बच्चों। गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश होती है और दूसरे तरफ उसका परावर्तक तल माना जाता है। बच्चों गोली दर्पण 2 प्रकार से होता है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। आप सोच रहे होंगे सर तो एकदम वैसे बताते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, आपको भी एकदम ऐसे कहानी जैसे पूरी, मतलब साइंस को आपको कहानी जैसे याद होना चाहिए यार। ये साइंस में क्या रखा, हम तो कभी कभी सोचते हैं बच्चों की क्यों कठिन लगता है यार। कुछ नहीं है साइंस में, कुछ नहीं है। जो मेरे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन, आप उनसे पूछिए कि सर आपको कैसा पढ़ाते हैं, खुद ही बच्चे कहेंगे कि यार क्लास पढ़ने के बाद फिर ऐसा लगता है एकदम जो साइंस से प्रेम हो गया है। ऐसे भी आपको जिस दिन अगर आप मन लगाएंगे बच्चों, सच में आपको भी प्रेम हो जाएगा। साइंस मुझे शुरू से बहुत मजा आता है पढ़ने में बच्चों, बहुत मजा आता था, ऐसे पढ़ाने में ही मजा आता है। ठीक है, आप तो देख ही रहे हैं। आगे चलते हैं। दर्पण हो गया। गोली दर्पण 2 प्रकार से होता है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है बच्चों उत्तल दर्पण। सर अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें कि जिसके बाहर पॉलिश किया रहता है, उसका परावर्तक तल अंदर की ओर होता है, मतलब जो भी किरण आएगी अंदर से आएगी, जाएगी, टकराएगी, चली जाएगी। सर उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण बच्चों वह दर्पण है जिसके अंदर पॉलिश होता है, उसका परावर्तक तल बाहर होता है।
सही हो गया। फिर हम लोग बच्चों आगे पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले उसमें बात करेंगे ध्रुव की, फिर बात करेंगे मुख्य अक्ष की, फिर बात करेंगे फोकस की, फिर बात करेंगे वक्रता केंद्र की, फिर बात करेंगे फोकस तल की, फिर बात करेंगे दर्पण के द्वारक की। पहला बात करते हैं दर्पण के ध्रुव की। क्या होता है ध्रुव? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के, मेरे साथ बोलिए, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से बोलेंगे, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर बात करेंगे मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दूरी ना कहना है, बहुत मार पड़ेगी, दूरी नहीं बोलेंगे। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष की रेखा कहते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग वक्रता केंद्र की। क्या होता है बच्चों वक्रता केंद्र? गोली दर्पण का मतलब दर्पण का वह भाग जो कि इसका मतलब दर्पण के एक भाग होता है। वक्रता केंद्र दर्पण का एक भाग होता है, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या भी यही होता है, दर्पण का एक भाग होता है, इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य फोकस की बात करेंगे, इसको हम फोकस भी बोलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु पर या तो जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। बचता है बच्चों फोकस दूरी। क्या होता है? गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। द्वारक सर क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया, अब तो कुछ ना बचा, सब खत्म हो गया। फिर हम लोग बच्चों बात करेंगे, क्या बात करेंगे? अभी क्या है, अब क्या बचा? अब तो कुछ ना बचा यार, अब वही आपका ये नियम बचा, किरण आरेख वाला बचा, और ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं। फिर हमारा दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या है? दर्पण से फोकस की दूरी। v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। फिर रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर I/O, आई प्रतिबिंब की लंबाई, वो वस्तु की लंबाई। इस तरह से हमारा क्या हो जाता है? पूरा खत्म। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है सर? उपयोग होता है अवतल दर्पण का हम लोग कहाँ लाते हैं? हम लोग अभी आपको बताए कि ये हमारा डॉक्टर कान नाक गला देखने का काम लाते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण हम जो शेड लैंप लगाते हैं वहां आपका शीशे में लगता है, और अवतल दर्पण और कहाँ? सोलर और आपके सर्च हेडलाइट में लगता है। ये सारे अवतल दर्पण को सेविंग करने के काम आता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण सर जो बाजार गली बाजार में जो लैंप लगे होते हैं, राड और लगे होते हैं लाइट, उसमें उत्तल दर्पण। और जो हम गाड़ी चलाते हैं वाहन के बगल में जो मिरर लगा होता है साइड मिरर, उसमें उत्तल दर्पण यूज करते हैं। यही हमारा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के उपयोग हो गया। सर ये तो पूरा खत्म हो गया, हम लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया। अब बताइए अगर कुछ आपको न समझ में आया हो तो बोलिए, कोई समस्या? सही है, चलिए अब हम लोग बच्चे शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। अब हम लोगों का आता है न्यूमेरिकल। बच्चों थकना नहीं है मेरे साथ, अभी आपको बहुत दूर तक चलना है। अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या होता है? चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे न्यूमेरिकल का। आप लिखेंगे एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए एक अवतल दर्पण, यहाँ आपको कराएंगे बोर्ड पर, अवतल दर्पण की एक एक न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। और एक एक न्यूमेरिकल आपको, जो इस बच्चे को न्यूमेरिकल से डर लगता नहीं आता होगा, आज के बाद न्यूमेरिकल से आपको प्रेम हो जाएगा, ये मेरा वादा है। आप एक करके देख लीजिए, फिर इसके बाद आप बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी बच्चों तो लाइक आप जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लग रही है बच्चों, आपसे मैं बता नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यू लगातार पढ़ाना मतलब कठिन नहीं है, हम नहीं मानते कठिन है, लेकिन आसान भी नहीं है। लेकिन अगर जुनून जब अगर जीतने की हो तो फिर हार से कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ बच्चों? 20 सेंटीमीटर दिया है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु क्या दिया है? अवतल 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से, कोई वस्तु अवतल दर्पण से, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई वस्तु अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी हुई है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, पर रखी है। तो फिर क्या है? रखी है तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु के, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी
प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, सही है, ये सवाल है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोला है, यहाँ त्रिज्या लिख दीजिए, क्या बताएं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये दिया। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, सबसे पहली समस्या। सर ये बताइए, वही वाला समस्या है, कैसे जानेंगे क्या क्या दिया है? बच्चों आइए देखिए ना, बताते हैं, आइए देखिए बताते हैं क्या क्या दिया है। देखिए मेरे साथ, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सबसे पहले लिखेंगे सर प्रश्न में दिया है, बोलेंगे मेरे साथ, जैसे लगा रहे हैं ऐसे आपको बोर्ड में भी करना है। प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को सर किससे बोलते हैं, अभी तो बताया था बच्चों, आर से बोलते हैं। कितना दिया है, दिया है 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, 20 दिया है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, वस्तु की दूरी, बिल्कुल सही। देखिए इन्होंने बहुत सही बोला है, क्या बोला है, ये बोले हैं, क्या नाम है इनका, मनोज, क्या नाम है, ठीक है, चले ठीक है, जो भी नाम होगा। ये देखें, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, क्या बोला बच्चों, वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं सर, u बोलते हैं। u बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। सर अभी माइनस नहीं, अभी नहीं लगाएंगे, अभी लास्ट में लगाएंगे, जब पूरा कर लेंगे तब लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। तो क्या पूछा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों ये बहुत सिंपल सवाल है, सबसे सरल सवाल, सारे टाइप लाए हैं, आपको घबराना नहीं है, एक भी टाइप नहीं छूटने वाला है। बहुत मेहनत लगी है इस क्लास को बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। आपको तो लगता है बस सर वीडियो बना दिए काम खत्म हो गया, नहीं, एक 12 घंटे की वीडियो बनाने के लिए 36 घंटे की मेहनत है, आप सोच नहीं सकते। 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए 3 घंटे का टाइम चाहिए हमको, हर किसी को, समझ लीजिए। बहुत सारी चीज़ें बच्चों करना पड़ता है, अकेले सब कुछ अपने से ही करना पड़ता है, एडिट करना, बनाना, थंबनेल लगाना, अपलोड करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बस आपकी मेहनत के पीछे ये सब छोटी सी लगती है, लगता है अगर बच्चे इतना ज़्यादा जब अगर प्रेम दिखाते हैं, इतना ज़्यादा उत्सुक है पढ़ने के लिए, तो फिर पढ़ाने के लिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ा रहे हैं। देखिए ये देखिए 4-5 घंटे हो गए, 4 घंटे पता नहीं चला, 4.5-5 घंटे, हाँ 5 घंटे होने वाले हैं। देखिए लग नहीं रहा अभी तो, अब तो कितना यार, अब तो 7 घंटे और बचा है ना, 7-4-11, बस 7-8 घंटे और बचा है, फिर मज़ा आ जाएगा, फिर तो ख़त्म हो जाएगा। चलिए प्रतिबिंब की दूरी, अभी लास्ट में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं आज तो एकदम बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं लास्ट में। अभी लास्ट में फिर बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया जाएगा फिर आपके साथ, फिर सारी चीज़ें, फिर सब कुछ होगा, फिर अभी आपको केक भी मिलेगा खाने को। चलिएगा, वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u बराबर 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर निकालना है। ये तो सर समझ गए, चलिए मान लीजिए। लेकिन अब सूत्र बच्चों एक ही तो सूत्र है, उससे पहले चिन्ह साइन बताना है। अब देखिए क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है सर, दिया है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या बताए थे, अवतल दर्पण में सर आपने तो बताया था कि क्या बताए थे, अवतल दर्पण में बताया था कि आपने ये भी, यार ये क्या होता है वक्रता त्रिज्या, अभी तो फोकस दूरी नहीं पता है। तो सबसे पहले फोकस दूरी, सबसे पहले फोकस दूरी, तो फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, r/2, r/2, r कितना दिया है 20, 2 कर देंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। अच्छा सर ये बराबर 10 आ गया, क्योंकि आपने बताया था कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है और फोकस दूरी दुगना होता है। तो ये देखिए f बराबर r/2, 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो एक काम करें, अब सबका साइन रख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कलर लेते हैं हरा वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, f का मान नेगेटिव और u का मान नेगेटिव, v का मान जो आएगा देखेंगे क्या आएगा, नेगेटिव आता है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब वही वाला केस है जो हम लोगों का छठवां वाला जो आभासी वाला था, जो उसके उधर बनता था, और माइनस आएगा तो इसका मतलब इधर ही होगा, देखते हैं। तो अब यहाँ अवतल दर्पण में माइनस तब हो गया, u का मान तो माइनस हमेशा ही होता है, बता चुके हैं, f का मान भी माइनस होगा, v का मान जो आएगा देखा जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
तो सर मान रख दीजिए ना, 1/f का मान कितना है, f का मान -10, v का मान निकालना है, 1/u का मान है -15, -1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15, 1/10, ये माइनस बच्चों इधर आएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा 1/15 बराबर 1/v। यहाँ करेंगे, आप मेरे साथ देखते चलेंगे। अब 15 और 10 का एलसीएम सर क्या लिख के लेंगे, नहीं अब बड़े हो गए हो, अब लिख के ना लेना है। अब तब सर क्या करेंगे, 1/v बराबर इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में सर 15 बड़ा है, तो 15 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे जब तक दोनों से ना कट जाए। तो 15 1 का 15, क्या 10 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 15 दूना 30, क्या 10 कट रहा है, 10 तिहाई हाँ 30, एलसीएम 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30, ये हो गया। अगर नहीं आ रहा है ऐसे जैसे हम बता रहे हैं तो आप लिख के ले सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं अब आप थोड़ा सा अलग बड़े हो गए ना, अब आप ऊंची क्लास में हो गए तो अच्छे से सीखिए अब आप लोग। तो 1/v बराबर 3 में से 2 गई 1/30, v का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणा कर लेंगे तो -30, ये सर माइनस में आ गया, इसका मतलब वही कंडीशन है। किरण आरेख भी आइए सिखाते हैं, कैसे किरण आरेख बना जाएगा बच्चों, वो भी हम लोग सिखाते हैं। चलिए किरण आरेख देखिएगा, कहाँ शुरू करें किरण आरेख, यही बना दें, दिख रहा है, ये देखिएगा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले f का मान कितना दिया है, f का मान दिया है 10, ये कितना दिया है 10, लिख लेंगे। अब सर कैसे जानेंगे कि c का मान, v का मान, u का मान कहाँ कैसे कर देंगे, ये बताइए आप। तो अब देखिए 10 ये दिया है तो वक्रता केंद्र मतलब 10 यहाँ है, तो 10 यहाँ मतलब 20 हो जाएगा। तो आपकी वस्तु कहाँ रखी है, 15, कहाँ रखी है 15। तो जब वक्रता केंद्र पर अगर बच्चों वस्तु रखी रहती तो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए था, 20 तो सर नहीं दिया है, तो इसका मतलब कितना दिया है 15। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 था, 10 यहाँ 10 इधर, तो अब 20 नहीं है 15, तो इसका मतलब वस्तु कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, ये 15 सेंटीमीटर बच्चों हो जाएगा वस्तु। बहुत आसान है चित्र को बनाना। किरण आरेख जब पूछा जाता है बच्चे सब लटक जाते हैं, मात्र 5% 2% बच्चे होते हैं जो किरण आरेख खींच पाते हैं, लेकिन अपने यहाँ के जो सारे बच्चे जितने हमारे यहाँ पढ़े हमसे सब शायद खींच लेते हो, 1-2 को ना कहें, अब अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे बना लेते हैं, आप भी बना लेंगे। अब देखिए ये C और F के बीच में वस्तु रखी जाएगी बच्चों। अब वही कंडीशन याद करिए, जब वस्तु C तथा F के बीच में रहती थी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती थी तथा दूसरी किरण फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात लौट जाएगी, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा। दिखा ना। तो अब प्रतिबिंब कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, मतलब 20 तक तो यहाँ था, 10 यहाँ हो गया, तो ये 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जहाँ आपका वस्तु रखी थी ये कितना था, ये आपका 10 था, ये कितना था 15 था। ये देखिएगा बच्चों किरण आरेख तैयार हो गया। कुछ समझ में आया, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आगे बताएंगे, बहुत सारे बताएंगे यार, परेशान नहीं होना है। ये है आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए, ये इसके बाद फिर पानी खत्म हो गया, पानी पी लेते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल 2 शुरू करते हैं फिर।